तो हम लोगों ने इससे पहले सारी चीज़ें पढ़ लिया फोर्स के बारे में। क्या क्या पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स के लिए ज़रूरी है जब आप बॉडी पर लगाते हैं तो बॉडी के किस पॉइंट पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। मेरी बात समझ आ रही है। और जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, बॉडी या तो अपना स्पीड चेंज करता है या स्पीड बढ़ाता है, स्पीड घटाता है, या अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, या दोनों एक साथ करता है। दैट इज स्पीड चेंज कर सकता है या डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज कर सकता है। वेलोसिटी में स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मेरी बात समझ आ रही है। और आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा है, शेप चेंज कर सकता है। उसमें जो फोर्स का फॉर्मूला आया था मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, उसमें एक्सेलरेशन किसका था, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। किसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास, बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा मास को हम मानते हैं कि वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। मेरी बात समझ आ रही है। वहां मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो बड़ी बातें हो गई। तो हमने कहा कि फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो बॉडी या तो स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, दोनों चेंज करेगा। और न्यूटन का जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दैट इज अगर फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, और मास को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होगा। ये अगर जीरो हो जाए तो बॉडी अपने मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, मतलब अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। उस प्रॉपर्टी को जो हम क्या बोले थे, उसकी जो इनेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो बगैर फोर्स लगाकर वो अपने स्पीड या डायरेक्शन या दोनों को चेंज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की तीन किस्में थी, क्या क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये होगा कि जब एक बॉडी, जैसे एक बॉडी दूसरे पे रखा हुआ है, आप यहाँ अगर देखें, मान लेते हैं आप एक बॉडी रेस्ट में है, तो नीचे क्या लग रहा है, वेट। अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। याद रहे ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस के ऊपर इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी अगर इसको छोड़ दिया जाए 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सारी बातें करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वेट, जिसको हम फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो अर्थ लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये सरफेस भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। ये n है और ये mg है। याद रहे कि जो mg है ना, इस बॉडी पर ही लग रहा है। ये mg कौन लगा रहा है बताइए, अर्थ लगा रहा है। कहां पे, सेंटर में। वो कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन। ये भी, ये जो mg लग रहा है वो भी अर्थ के द्वारा लग रहा है, अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर लग रहा है। ये बॉडी A मान लेते हैं, A बॉडी पर mg फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, और सरफेस भी n फोर्स लगा रहा है, किस पर, बॉडी पर। क्या दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहा है, नहीं, दोनों एक ही बॉडी पर लग रहा है। दोनों अलग अलग फोर्स है। एक फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाता है, और एक फोर्स क्या है बताइए, कांटेक्ट फोर्स, जो सरफेस उस बॉडी पर ऊपर की तरफ लगा रहा है। और यहाँ पे n और mg बराबर है, वो बैलेंस फोर्स है, जिसकी वजह से बॉडी वर्टिकली रेस्ट में था तो रेस्ट में है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है ना। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ये याद रहे कि ये दोनों एक ही बॉडी पर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये बॉडी, ये जो है ना, ये किस पर लगा रहा है फोर्स, अर्थ पर। या माने जैसे मैं इस पर फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने इस पर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। तो बोर्ड ने भी हम पर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। तो पहले कौन लगाया, ऐसा लगता है कि मैंने पहले लगाया, लेकिन जब हम इसको टच करते हैं, जब यूं ही हमने उसको टच किया, क्या ऐसा थोड़ा है कि मैंने पहले टच किया वो बाद में टच किया। जब मैंने बोर्ड को टच किया तो बोर्ड ने भी हमको टच किया। मेरी बात समझ आ रही है। तो एक जरा सा इसमें टाइम का लैग नहीं है। यूं ही मैंने किस पर लगाया फोर्स, बोर्ड पर, तो तू ही बोर्ड ने किस पर लगाया, मुझ पर। मेरी बात समझ आ रही है। तो दोनों, देखिए मैंने ये हाथ किस पर लगाया, बोर्ड पर, बोर्ड किस पर लगाया, हाथ पर। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर है, लेकिन दोनों का लगने का जो टाइमिंग है वो सेम है। कोई पहले और कोई बाद में लगाता नहीं। हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बताइए, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगा रहा है और ये सरफेस उस पर लगा रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, और अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा है। तो उसी पर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, आपने फेमस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ये समझाने की कोशिश करेंगे हम। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। दैट इज, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। जैसे अर्थ इस पेन पर फोर्स लगा रहा है और पेन भी इस
अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, क्या दोनों में कौन ज्यादा लगा रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा कौन लगा रहा है? अर्थ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना फोर्स अर्थ इस पेन पर लगाता है उतना ही फोर्स पेन भी अर्थ पर लगाता है। ठीक है, ये कैसे? आपको ये कैसे क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। आप देखिए फोर्स सेम होगा, मास अलग अलग होगा। अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन कम। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन कम है, और ये पेन का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसका रेट वो ज्यादा होगा। किस पर? मार्कर में। मेरी बात समझ आ रही है? तो मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम। लेकिन जितना फोर्स अर्थ इस मार्कर पर लगाता है, आप ये दिमाग में नोट करते जाएं, उतना ही फोर्स मार्कर भी किस पर लगाएगा? पेन पर लगाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, इसमें फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, मैंने लगाया बोर्ड पर 10 न्यूटन का, तो बोर्ड ने भी हम पर कितना लगाया? 10 न्यूटन का। पहले कौन लगाया? दोनों एक साथ लगाया। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कितना लगाया? 10 न्यूटन, तो उसने भी कितना लगाया? 10 न्यूटन। ज्यादा कौन लगाया? दोनों सेम लगाया। क्योंकि स्टेटमेंट भी समझ आ रहा है, एवरी एक्शन, एक्शन मतलब मैंने बताया हैज इट इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात समझ आ रही है? दैट इज अगर मैं एक लिखने का तरीका ऐसे लिखूं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, एफ ए बी, इसका मतलब है कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाई बी। उसी तरह क्या होगा? एफ बी ए, क्या मतलब हो गया? फोर्स ऑन बी बाई ए। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बराबर मतलब ये कि ये हम डायरेक्शन लिखें अगर, तो ये ऐसे देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मॉडुलस का साइन है, इसका साइन है मॉडुलस। इसके लिए इस्तेमाल होता है मैग्नीट्यूड के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि ए जितना फोर्स बी पर, फोर्स ऑन ए पर जितना फोर्स बी लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी किस पर लगाएगा? ए पर। यहाँ पे किस पर लग रहा है? ए पर। यहाँ किस पर लग रहा है? बी पर। दोनों एक ऑब्जेक्ट पर लग नहीं रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे दोनों वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो ये आप लिखते जाएं, और क्या होगा? एफ ए बी बराबर एफ बी ए। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, दोनों बराबर तो जरूर होगा, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो माइनस लग जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट करें, बहुत सिंपल है। आपको ज्यादा चिंता होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। जस्ट आप ये समझे कि ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों में कोई ज्यादा कोई कम नहीं लगाता। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों में पहले कौन लगाता? दोनों एक ही साथ लगाता। मेरी बात समझ आ रही है? तो forces are at the same instant। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि A पहले B पर लगा दिया तब सोचा बी अरे लगाते हैं तो B फिर A पर लगाएगा, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा? opposite to each other, opposite to each other। तो एक्शन रिएक्शन में जस्ट बच्चों को फार्मूला वो स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज इट इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस हैं। ए बी पर लगाता है, बी ए पर लगाता है। दैट इज इसमें क्या हो गया बताइए? एक और पॉइंट के एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन सेम बॉडीज। मेरी बात समझ आ रही है? कौन पहले लगाता है? दोनों सेम इंस्टेंट पे लगाता है। कौन ज्यादा लगाता है? दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम होता है। डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या क्या होगा? दोनों का जो टाइमिंग होगा, ए बी पर लगाएगा, बी ए पर लगाएगा, दोनों एक साथ लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। हाँ, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है मास पर। और ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये आप अच्छे से स्टेटमेंट याद, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन में कौन ए बी पर लगाएगा, बी ए पर लगाएगा, दोनों सेम इंस्टेंट पर लगाएगा, दोनों का जो बॉडी में जो फोर्स जो अलग अलग बॉडी पर फोर्स लगेगा दोनों सेम इंस्टेंट पर लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लें, ठीक है ना? क्या है सिंपल कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इसका मतलब है फोर्स लगेगा किस पर? ए पर, बी के द्वारा। फोर्स किस पर लगेगा? बी पर। किसके द्वारा? ए के द्वारा। बराबर जरूर होगा लेकिन एक दूसरे के
ऑपोजिट होगा। फोर्स किस पर लगेगा, यहाँ ए पर, तो जिस पर फोर्स लगेगा उसी का मोमेंटम चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल पी बटे डेल टी, किसका, ये लिखने का तरीका है, किसका, ए का। यहाँ पे क्या होगा, डेल पी बटे डेल टी, किसका, बी का। सिंपल है, टाइमिंग तो सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल पी ए का, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। तो मोमेंटम चेंज मतलब क्या, फाइनल, पीएफ मतलब फाइनल मोमेंटम किसका, ए का। इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का। सिंपल सी बात है, फाइनल मोमेंट ऑफ ए पूरा लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, फाइनली इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। तो हमारे सिस्टम में कौन कौन है बताइए, ए और बी, ए बी पर लगाता है, बी ए पर लगाता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर जीरो। ए और बी को अगर एक ही सिस्टम माने तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ कौन कौन है बताइए, ए और बी है, इसके अलावा कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो बताइए, फाइनल मोमेंटम ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी आई ए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ बी। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा बताइए, तो पी फाइनल ए, ये पी फाइनल बी इस पार आएगा तो पी फाइनल बी प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी इनिशियल ए उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी इनिशियल ए प्लस पी इनिशियल बी। तो आप अगर देखें इसको तो फाइनल मोमेंटम ए का और फाइनल मोमेंटम बी का, दैट इज ए और बी एक सिस्टम है, उसका जो पूरा का पूरा मोमेंटम है सिस्टम का बाद में, और पहले जो इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले जो मोमेंटम था ए और बी का मिला के दोनों का जोड़ के पहले, तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये जो हुआ हमारा ये क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और ये क्या हो गया हमारा, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, दैट इज इनिशियल मोमेंटम और फाइनल सिस्टम का जो पूरा है वो क्या रहा हमारा, कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ। और वो किससे प्रूफ हुआ बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ से। तो आपको याद रखना है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन किससे आया, थर्ड लॉ से, सेकंड लॉ से क्या है, फोर्स का फार्मूला, और फर्स्ट लॉ से क्या है, इनर्शिया। आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग प्रेशर शुरू करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताएगा, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया की तीन किस्में हो गई, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। उसके बाद हमारा सेकंड लॉ आया, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उससे फोर्स का फार्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, किसका होता है, वो सेंटर ऑफ मास का होता है। उसके बाद हमने थर्ड लॉ पढ़ा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, हमने जाना कि कौन पहले लगाएगा, दोनों साथ में लगाएगा, दोनों में कौन ज्यादा लगाएगा, दोनों का सेम वैल्यू होगा। और क्या पढ़ा, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद इससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो गया कि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए, सिस्टम में ए बी पर लगाए, बी ए पर, कोई तीसरा कोई फोर्स ना हो, आपस में, उसको इंटरनल फोर्स भी कह सकते हैं, तो ए बी पर लगाए, बी ए पर, एक ही सिस्टम हो तो वो इंटरनल फोर्सेस हो गए, तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बेसिकली फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फोर्स क्या होता है, जब भी फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने क्या करता है, वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन या दोनों चेंज करता है। तीसरी बात, चौथी बात आप जो पढ़े हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड कि शेप चेंज हो सकता है। वैसे ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से नोट डाउन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।